and welcome to the class, friends. This is your friend Sasank Misra. So, a brief introduction about me. I was a employee at Unacademy. ठीक है. Now I'm teaching online to you all. देखिए, अभी तक का PT 365 में हम लोगों ने पॉलिटी काम काज खत्म कर दिया. ठीक है, पॉलिटी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. दिस इज एन इकोनॉमी सीरीज, यानी इकोनॉमी का जितना भी है वो करते चलेंगे. जहाँ पर मेरी ये सीरीज़ का मेन फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे स्टेट फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंस कैसे होता है, उनका स्टेट को कौन सी ग्रांट्स मिलती हैं, वो सारी चीज़ें जो भी बेसिक वगैरह है वो भी मैं आपको यहाँ से क्लियर करता चलूँगा. ठीक है, जितना भी है करते चलेंगे. इकोनॉमी है, थोड़ा बड़ा रहता है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि अगर आप 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर निकाल करके चलोगे प्रीलिम्स के अंदर, तो उसमें 25 to 30 क्वेश्चंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मृणाल सर की वेबसाइट पर चले जाइएगा, आप वो पूरी स्टेटिस्टिक्स निकाल के देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाता है. ठीक है, कई लोगों को इकोनॉमिक्स है वो हार्ड लगता है कि सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है. ठीक है, वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो वी डू नॉट लाइक इकोनॉमिक्स. ऐसा नहीं है भैया, इकोनॉमिक्स एक मेथ्स टाइप का ही, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ध्यान दोगे तो आराम से इकोनॉमिक्स आपका हो जाएगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कराते चलूँगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, बस आपका खाली इतना काम होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको अच्छे से समझना है. हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाऊँगा. ठीक है, सो प्योर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉरी हूँ मैं, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग चलेंगे, क्योंकि पूरा अगर इंग्लिश में करने जाएंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. ठीक है, आप मेरी प्रोफाइल पर भी जा सकते हो. ठीक है, शशांक मिश्रा अनअकैडमी लिखोगे आप तो अनअकैडमी के मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे. वहाँ पर भी मैंने पूरी सीरीज़ वगैरह जो भी चलाई थी वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे मेरे लेक्चर्स हैं. ऑलमोस्ट ये समझो कि 150 से 200 लेक्चर हैं, वो भी आप इजी है, उसमें आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पॉलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी MCQs वगैरह भी कराए थे अगली प्रीलिम्स के लिए, वो भी हेल्पफुल है. अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल पर जा करके देख सकते हो. ठीक है, मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसके भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब आ जाओ मेन बात पर कि मेन बात आज हमें क्या करना है. ठीक है, आज मेन बात हम ये करेंगे कि भैया जितना भी मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स है इकोनॉमी का, वो हम देखते चलेंगे. ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज़ किया तो वो बेस्ट ही है. ठीक है, मैं ये कहता हूँ अगर आप इनसाइड का करना चाहते हो तो इनसाइड का कर सकते हो, विजन का करना चाहते हो विजन का, आपको जो ठीक लगे वो. और इसमें यह है कि हार्डली इसमें 119 पेजेस हैं. 190 पेजेस में से काम के तो हमारे 50 से 60 पेज ही होंगे. ठीक है, बहुत क्लियर बोलता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में वहाँ से एक आध क्वेश्चन अगर पूछा भी गया सो यू कैन इजीली एलिमिनेट, तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में करते चला जाऊँगा, बताता चलूँगा कि आपको अगर ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो फिर आपकी मर्जी. ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, जैसा हर बार की तरह करते हैं कि पहले एक बार ब्रीफली हमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें देख लो. पहला हम शुरू करेंगे फिजिकल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जो सरकार लेकर के आती है कि कैसे फाइनेंस मैनेज होगा, कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ पर कितना हमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन कम्स टैक्सेशन, नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, सरकार के पास दो टाइप से पैसा आता है, बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड दूसरा बाय वे ऑफ नॉन टैक्सेस. ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ है और की कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल डेफिसिट. ठीक है, फटाफट से शुरू करने लगते हैं. एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ, जहाँ पर भी वर्ड आए डेफिसिट, इसका सिंपल मीनिंग होता है कमी, बस इतना याद रखो. कई लोग हैं ना जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं उनको बता रहा हूँ. ठीक है, जो सो डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग होगा कि आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो और 120 अगर खर्चा हो रहा है. ठीक है, देन अगर हॉस्टल लाइफ वगैरह में जी रहे हो तो ये 20 रुपये आप कैसे मैनेज करोगे, या आप किसी से उधार लोगे. ठीक है, या कुछ और तिगड़म लगा करके ये 20 रुपये मैनेज करने की बात करोगे. वही सेम हम यहाँ पर गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, समझते चलते हैं. सो स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यू, यानी स्टेट यानी आप पूरी सरकार की बात करी जाए, गवर्नमेंट कैसे पैसा लाती है. सो टैक्स रेवेन्यू के द्वारा आता है. ठीक है, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन. प्रॉपर्टी ऑन टैक्स, आप कभी भी अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाओगे ना तो आपको कहा जाएगा कि भैया इतनी है ना, आपको अमाउंट गुजरात गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जहाँ से भी आप उसको सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, लैंड रेवेन्यू बोलते हैं उसको. टैक्सेस एंड कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यही जब आप IAS बन जाओगे तो ये पूरा मेन आपको संभालना पड़ेगा, पूरी नीचे तक लिंक होती है, पटवारी तक. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, आप जानते हैं 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन कुछ एक ग्रांट दे देता है,
ठीक है, कि इतने परसेंट है वो आपको स्टेट्स को देने हैं। पहले 42% था, अभी जो इंटरिम आया था उसमें 41% था, ठीक है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपके पास आ रहा है जो बाय वे ऑफ टैक्स नहीं आ रहा है, पैसा है बट क्या है, आपने टैक्स नहीं लगाया। डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज, पीएसयू यानी जो सरकारी कंपनियां होती है ना, स्टेट की भी कुछ होंगी, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है तो वो किसी सरकारी कंपनी होगी, कहाँ की भैया, सेंटर की। इसी टाइप से स्टेट्स में भी कई सारी खुद की कंपनीज होती हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, ठीक है, उस टाइप से। फीस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ ग्रांट, ग्रांट फ्रॉम लोकल बॉडी एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, यानी पैसा अगर कम पड़ रहा है तो भी आपको दिया जाता है। सो देखो अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने एक स्टडी निकाली है। सो आरबीआई रिलीज द स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट 21-22 विथ coping with pandemic a third tier dimension, its annual assessment report on the state government finance। यानी ये देखो बिल्कुल एक नया ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए, जो ये पेंडेमिक आया वो पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, इसीलिए क्या कहा गया, पूरा एक थर्ड टियर डायमेंशन है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट रेवेन्यू, जब आपके पास, सिंपल समझो, अगर पैसा होगा देन यू कैन डेवलप। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपनी बेसिक नीड्स जो सिटीजन की हैं वही फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पैसा जब भी सरकार के पास होता है तो उसके दो मेन काम होते हैं, पहले बेसिक नीड्स फुलफिल करना, दूसरा डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, कैसे करके हम लोग हमारा रेवेन्यू एक्सपांड करें। सो एंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी बड़े लेवल पर, ठीक है, बड़े लेवल की जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, कि सरकार कितने हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल बना रही है, ठीक है, कितना इन्फ्लेशन वगैरह जो भी माइनर पार्टिकल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, माइक्रो, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर रहे हो, कितने इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें। कीप कैपिटल स्पेंडिंग इंटैक्ट, यानी आप कितना कैपिटल हमेशा उसी टर्म में हम यूज़ करेंगे जहाँ पर कुछ असेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इतना मेरी बात मगज में बिठा लेना। इकोनॉमिक्स में कभी भी कैपिटल और रेवेन्यू में दिक्कत नहीं पड़ेगी, सिंपल समझ लो। जितने भी फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं, कैपिटल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऐसा पैसा जो आप दे रहे हो कुछ डेवलपमेंट के कार्य में, ठीक है, कोई भी एसेट क्रिएट हो रहा है वो सभी को कैपिटल कहेंगे। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो पैसे से कोई एसेट नहीं बन रहा है, ठीक है, खाली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसे कहा जाता है रेवेन्यू। जैसे रेवेन्यू में बता दूं, पेंशन, सैलरी वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो होती है वो रेवेन्यू में आता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सिमिलर डिफेंस का जितना भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उनकी सैलरी पेंशन के लिए वो भी किस में आ गया, रेवेन्यू में। पर अगर आपके यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, तो वो सभी कैसा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हेल्प इन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंश्योर डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। डेप्थ सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डेप्थ यानी कर्ज, आप कितना कर्ज ले रहे हो और आप कितना चुका सकते हो, ठीक है। सो रीजन फॉर शॉर्टफॉल इन स्टेट फाइनेंस, अभी आप देखोगे कि जो भी स्टेट के आप होगे, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो हर रोज एक न्यूज़ तो ऐसी होती है कि दिस स्टेट इज फेसिंग सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। हर एक स्टेट के अंदर थोड़ा बहुत अभी क्राइसिस चल रहा है, किसकी वजह से, लो टैक्स बोयेंसी। लो टैक्स बोयेंसी का मतलब ये होता है कि आप कितना उछाल सहन कर पाओगे, ठीक है। तो बोयेंसी मतलब ये हुआ कि आपकी जो टैक्स इनकम है वो एक फिक्स है, ठीक है, कि आप इतने से ही टैक्स का पैसा ला रहे हो। आपकी जो टैक्स इनकम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से पैसा नहीं है तो वहाँ से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। शॉर्टफॉल इन टैक्स कलेक्शन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, रिडक्शन इन शेयर ऑफ यूनाइटेड फंड्स, अनटाइड फंड्स एंड सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट्स। अनटाइड फंड का मतलब ये होता है कि ये देखो, एक होते हैं टाइड फंड, एक होते हैं अनटाइड फंड। अनटाइड फंड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी रूप में इसे उपयोग कर सकते हो। ग्रोइंग सेंसस एंड सरचार्जेस इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, आपने देखा होगा हर एक जगह सरचार्ज वो लगता है। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट्स, पॉपुलिस्ट प्रोग्राम सच एज फार्म लोन वीवर, तो जो मेन पैसा हमको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना था वो हम फार्म लोन वीवर वगैरह में खर्च कर रहे हैं। टेपिड परफॉर्मेंस ऑफ पावर डेप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ठीक है, जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनकी हालत खस्ता है। श्रिंकिंग रेवेन्यू ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, रेवेन्यू ऑटोनॉमी यानी इस फील्ड पर आप टैक्स लगा सकते हो, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी क्या है, अभी कम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ स्टेटिस्टिक्स लिखी है, अगर आप चाहो तो मेंस में उसे लिख सकते हो, ठीक है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल जो डेफिसिट है बजटेड एट 3.7 टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट्स फॉर 21-22, इंप्रूवमेंट फॉर 4.7, यानी जो आपका टोटल, ये समझो, अगर 100 रुपये आपका टोटल है जीडीपी, ठीक है, तो उसका 3.7% आपका क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। पहले 4.7 था, 3.7 हो गया। 20% लिमिट फॉर स्टेट्स एनकेसिंग कमिटी, देखो ये जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मार्केटिंग बोरोइंग, ठीक है,
द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट इज एक्सेप्टेड टू रीच 63% एट द एंड ऑफ 2022, यानी जो आपने मार्केट से पैसा बोरो किया है, ठीक है, तो वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अकाउंट इन टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ स्टेट हैव डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, यानी जितने भी लोन्स लिए हैं उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यानी लाख रुपए लिया था अगर आपने लोन में, 50 आपने चुका दिया या 70,000 आपने चुका दिया, 30,000 जो आपका बाकी है ना उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग डेट। 15% to 25% रेवेन्यू लॉस ऑन फाइनेंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज यानी ग्राम पंचायत, वो अदर ट्रेंड्स इन इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन एग्रीगेट पब्लिक डेट, आपको पता है, देखो ये जितने भी टर्म्स आएंगे ना, कोई ये नहीं पूछेगा 4.1 है कि क्या है, क्योंकि ये हर महीने 2 महीने में एग्जाम जब तक आएगी ना तब तक भी ये पॉइंट क्या है कि हर एक उसके संदर्भ में अगर आप देखोगे तो चेंज होता रहता है, तो ये बहुत रटने की जरूरत नहीं है आपको, खाली ये जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो याद रखनी है कि भैया 11-12 से 21-22 में क्या, वो ऐसी स्टेटिस्टिक्स आप याद रख सकते हो। इंक्रीज इन एग्रीगेट पब्लिक डेट, स्टेट्स ओन रेवेन्यू इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ये याद रख लो। एस्टिमेटेड टू बी 45% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ 6.7% ऑफ द जीएसडीपी इन 2021-22, ठीक है, तो अभी ये भी क्या है, शॉर्टफॉल में जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू कोविड लॉकडाउन की वजह से उनका जो टैक्स का पैसा आना था या जो भी पैसा उनके पास आना था वो भी अभी नहीं आ रहा है। लो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह रजिस्टर नहीं हुई है। ये ग्राफ अच्छा है, अगर आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। पावर डिस्कॉम कंपनी जो वहाँ पर हमने जो इमेज में देखा वही सारी चीज़ें लिखी हैं। स्टेप्स टेकन बाय सेंटर एंड आरबीआई टू सपोर्ट स्टेट्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस फॉर 21-22, देखो जितने स्टेट्स हैं, देखो इसमें यहाँ पर भी रिफॉर्म्स में 4 एरिया दे दिए हैं, वो आप थोड़ा हाईलाइट कर लेना इसको। जो भी स्टेट्स इन 4 एरिया में हाईफाई करेगा वो 5% है वो जीएसडीपी से, देखो अब आ जाओ इसको भी समझ लो। 100 रुपये आपका अगर पूरे स्टेट का बजट है, ठीक है, यानी पूरी जीडीपी स्टेट की कितनी है आपकी, यहाँ पर जीडीपी नहीं होगा जीएसडीपी होगा, ठीक है, मैं जीडीपी लिख रहा हूँ समझ लो, जहाँ पर एस लिखोगे स्टेट का होगा। 100 रुपये अगर आपका पूरा जीडीपी है, ठीक है, तो पहले क्या था 3% इससे आप बोरो कर सकते हो, ठीक है, 3% आप इससे बोरो कर सकते हो, बट इसका अभी इंक्रीज करके कितना कर दिया 5%। बस 5% कौन के, जो 4 एरियाज में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आत्मनिर्भर भारत में अगर अच्छा काम करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है उसको 5% बोरो करने की लिमिट मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये क्या कर दिया गया है 4% कर दिया गया है, 4% सबके लिए, 5% इन जनरल, इतना याद रखो, 4 सेक्टर याद रखो कहाँ कहाँ पर करना है। 4 एरियाज कौन कौन से, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इन 4 काम में जो अच्छा काम करेगा उसके लिए 5%, बाकी 4%, बस बाकी का भूल जाओ सब। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए वो मिलेगा आपको 15,000 करोड़ का, याद रहे, ठीक है। हेल्थ मिशन के लिए 80,000 करोड़ दिया है, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन में सभी आ जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत जो है वो उसी के अंदर में आता है। आरबीआई ने मेजर्स की है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ना आपको एक्स्ट्रा में दी जाती हैं, जैसे 1 लाख का लोन अभी तक आप ले रहे थे, ठीक है, 1 लाख का लोन ले रहे थे, बट अभी क्या है कि आपकी हालत खस्ता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट को ये पता है कि ही इज़ एबल टू पे, और अभी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो इसे आपको 10,000 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। पहली लोन चल रही वो सारी चीज़ें जाने दो, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ी कुछ और ज़्यादा अमाउंट आपको दी जा रही है, ठीक है। एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिससे क्या है कि लोन आरबीआई वगैरह डिस्बर्स करती है स्टेट्स को। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। इज इन्फ्लुएंस बाय, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा 2 चीज़ें याद रखना, सभी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी इंटरनेशनली आप कुछ काम करते हो, ठीक है, इसको मेरी बात को गांठ बांध करके रख लेना, कभी भी भूल नहीं पड़ेगी। कितना डॉलर आपके पास आ रहा है, कितना रुपीस आपका जा रहा है, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस इतना सिंपल याद रखो, बाकी का जाने दो। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं अगर आप सिंपली पढ़ोगे भी ना तो भी आपको सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन कम्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है, सिंपल एक समझ लो, सरकार को जब भी पैसा उठाना होता है, सिंपल पहली चीज समझ लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार को जब भी पैसा उठाना होता है तो वो क्या करती है कि जैसे देखो अगर आप लोन लेने जा रहे हो आज, तो कोई बैंक आपको ऐसे तो लोन देगा नहीं,
वो आपको क्या कहेगा कि भैया अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि जिसको हम लोग लिक्विडेट करके हमारा जो भी पैसा हमने आप में इन्वेस्ट किया है वो हम लोग रिकवर करेंगे, ठीक है। तो लोन जब भी लेने जाओगे ना आप, तो उसके आप सामने आपको कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, भैया आप कुछ सिक्योरिटी दो, ठीक है। 20 लाख की लोन चाहिए तो सामने 20 लाख का हाउस आपको गिरवी रखना होगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को खुद को पैसा उठाना है मार्केट से या इंडिविजुअल से किसी से भी, तब वो क्या करते हैं कि तब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं आपको, बैक डेटेड होते हैं, ठीक है। कि अगर मुझे 1 साल के लिए पैसा उठाना है, से सपोज आज, ठीक है, 28/4/2022 है, आज मुझे पैसा उठाना है, तो 28/4/2023 का इसमें मेच्योरिटी डेट होगा, ठीक है। उसका कंपलसरी 1 ईयर नहीं होता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता है। बट मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर 1 साल के लिए है तो 1 साल के बाद जितना भी हमने डील किया है वो हम उसको करेंगे। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अभी तक क्या होता था कि बैंक से जब भी पैसा लेना होता था आरबीआई वगैरह से, ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो सारी जो कथा हमें पता है, ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो, वहीं पर क्या है कि ये यूज़ होता था। अब आप कहोगे कि सर ये आपने एग्जांपल बताया, इसमें तो बैंक आपने बोला ही नहीं। मैंने इसलिए एग्जांपल बताया, मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे कुछ तथ्य होता है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने ये कह दिया कि अब क्या है कि इंडिविजुअल जो मेरे आपके जैसे हैं वो भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पहला ऐसा नहीं था, खाली ओनली बैंक्स एंड एनबीएफसीज वगैरह ही अलाउड थी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है कि अब इंडिविजुअल्स भी हम लोग इसमें अलाउडेड है, इतना खाली याद रखना, पूरी चीज़ मैंने आपको समझा दी, ठीक है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इतना याद रख लो, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है और उसका काम क्या है। इसके लिए आपको एक गिल्ट अकाउंट खुलाना होगा। गिल्ट का मतलब याद रखना, गिल्ट का एसोसिएशन मतलब होता है, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि जितनी भी जनता है वो सभी को एक एसोसिएशन मान के चल लो। और अब ये भी, जैसे देखो, अगर आपको डीमेट वगैरह अकाउंट खुलाना पड़ता है, अगर आपको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेटेरियलाइज अकाउंट खुलाना पड़ता है। उसी टाइप से गिल्ट अकाउंट खुलेगा अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो, बस, ठीक है, इतना याद रखो। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर देख लो, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं। सो ट्रेजरी 1 ईयर से अगर नीचे का है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज़्यादा ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनका देखो मेच्योरिटी 3 टेन्योर्स होते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इस टाइप का। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट, ठीक है। पे नो इंटरेस्ट, यहाँ पर अमाउंट ही डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है, कि इतना मुझे मिलेगा। बाकी आप पागल तो हो नहीं कि 1 साल तक पैसा डाल रहे हो, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 ही लाख अगर आपको पीछे देगा तो आप क्या। बट क्या है कि 1 लाख जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कह देता है कि भैया हम आपको 1,07,000 रिटर्न में देंगे, ठीक है। वो प्री डिफाइंड अमाउंट उसमें लिखा होता है, बस इतना याद रखो, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट अ फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। समझ में आ गया कि 1,07,000 है, वो क्या हो गई आपकी फेस वैल्यू, यानी इतना आपको मिलेगा। और आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख, यानी 7,000 का क्या मिला था आपको, डिस्काउंट। समझ में आ गया मेरी बात को। बट आपने देखो, समझो ऐसे कि ये उल्टे कान पकड़ने की बात है। फेस वैल्यू यानी आपको कितना मिलेगा, और डिस्काउंट यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया था, बस इतना याद रखो, बाकी का जाने दो। डेटेड सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया, और सिक्योरिटी विच कैरी अ फिक्स डेट और फ्लोटिंग कूपन विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है, हर 6 महीने पे मिलता है। जनरली द टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटी रेंज फ्रॉम 5 ईयर टू 40 ईयर्स। 5 साल बाद पैसा मिलेगा, 40 साल बाद मिलेगा। पर 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया तो हर 6 महीने पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दी जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप का कर सकते हैं, गिल्ट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ये क्या है, सबसे बड़ा रिस्क फ्री, क्योंकि सरकार तो डूबने वाली है नहीं, यानी एज अ होल नेशन तो डूबेगा नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया द एक्टिविटीज इन ऑपरेशन, देखो यहाँ पर एक चीज़ ये मेन याद रख लेना कि पर्सन आउटसाइड इंडिया भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट उसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको सभी जितने भी रेगुलेशंस वगैरह हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फिर बेनिफिट इसका क्या होगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसा आएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव यील्ड फ्रॉम सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी सच एस एसडीएल एंड स्पेशल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऑयल बॉन्ड, उदय बॉन्ड वगैरह टाइप का लाया जाएगा। आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें खाली बैंक्स ही थी। बट उसमें देखो, जब भी हम रेपो रिवर्स रेपो वगैरह की बात करते थे तो वहाँ पर एक हम ड्रॉबैक लिखते थे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जो आरबीआई पॉलिसी जो बाई मंथली पॉलिसी लेकर के आती है, ठीक है, उसकी वजह से जो रेपो रिवर्स रेपो है वो मार्केट में जब उसका जो मेन इमेज देखा जाता था उसमें बहुत टाइम लग जाता था। अब क्या होगा, आप जब इंडिविजुअल्स हम आप ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो उसके जो रिजल्टेंट जो एडवांटेजेस हैं इन एन होल इकोनॉमी, वो क्या है, हमें अच्छे से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सोवरेन कमिटमेंट होता है, ठीक है, रिस्क फ्री है, ये फ्लेक्सिबल है, 91 डेज टू लेकर के 40 ईयर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड यील्ड डिकोडेड, बॉन्ड यील्ड देखो, बॉन्ड यील्ड, ठीक है, और
बॉन्ड का जो आपका प्रॉफिट है वो दोनों की अलग चीज़ है। यील्ड का मतलब ये होता है कि वो आपको क्या दे रहा है, ठीक है, यील्ड यानी कितना आपको दे रहा है। सो मेजर रिस्क इन्वॉल्व लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ये अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो इसको आप डायरेक्ट लिक्विडेट नहीं कर सकते। आपको बैंक में जाकर के आप ये नहीं कह सकते भैया ये 10 लाख का मेरे पास पड़ा है तो इसको आप लिक्विडेट कर दो, मुझे 10 लाख दे दो। लिक्विडेट का सिंपल मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई पेज है, उस से सपोज एफडी वगैरह हो गया तो वो क्या इजीली लिक्विडेट हो जाता है कि आप बैंक में गए आपको पैसा उतना मिल जाता है। मार्केट रिस्क है ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम चेंजेस इन द बॉन्ड यील्ड, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क है क्योंकि इसको आप दूसरी जगह री इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। बॉन्ड यील्ड डिकोडेड कैन इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ बॉन्ड। ये उल्टा चलेगा, ये इतना याद रखना, एक फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया था। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड का जो आपका मेच्योरिटी है वो दोनों उल्टे चलेंगे। राइज इन इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, स्पेकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, राइज इन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि से सपोज 1 लाख आज आपने इन्वेस्ट किया है, बस 10 साल के बाद अगर वही 1 लाख सेम की आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे, सर इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा क्योंकि 10 साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की आ रही होगी आज वो 100 रुपये की हो गई होगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से वो भी चेंज होता है। कैन लीड टू मार्केट इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव, यानी दूसरे जो सभी प्लान्स वगैरह हैं उस अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे। राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइज इन द वोल्टालिटी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वोल्टालिटी का मतलब ये होता है कि इजीली ये क्या है फ्लक्चुएट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। ऑपरेशनल अथॉरिटी कौन होगी, इश्यूइंग अथॉरिटी आरबीआई रहेगी, ठीक है। ई कोबेर प्लेटफॉर्म से रिलीज होगा। क्लियरिंग एजेंसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा, जो आपके जितने भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे उसको क्लियर करेगा। बस इतना याद रखो, यहाँ से एमसीक्यू बनने का चांस बहुत कम है। अब इसमें इनिशिएटिव क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, अगर आप वो इजीली यहाँ से पढ़ते जाओगे तो सिंपल समझता आ जाएगा। नो फील विल बी चार्ज, नो स्पेशल टैक्स बेनिफिट ऑन डायरेक्ट परचेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, ये जो रिटेल स्कीम हमने पढ़ी वो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाजिशन प्रोग्राम, ठीक है, 1 लाख करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो एक्वाइट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार के से सपोज बैंक के पास 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, 1 लाख रुपए पड़ा है, बट बैंक को क्या हो गया कि कंपलसरी आरबीआई ने कह दिया कि आपको इतना रेपो रिवर्स रेपो में इतना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बाय करना पड़ेगा। तो से सपोज कि आपको 75,000 का कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना पड़ेगा। तो जो 1 लाख रुपए वो लोन में देने वाले थे अब वो कितना बच गया, खाली 25,000। तो इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर यानी जो इकोनॉमी में पैसा लगाना था बैंक्स को वो अब बैंक्स कहाँ पर लगा रही हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है, आरबीआई ने जो किया था वो। लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वगैरह, एमएसएफ वगैरह, अब देख लीजिएगा, सिंपल है वो, सामने सामने देखते चलो। ऑपरेशन ट्विस्ट की बात होती है वो थे एम टू ब्रिंग डाउन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड, बॉन्ड परचेस फ्रॉम आरबीआई पुशेस प्राइस अपवर्ड एंड यील्ड कम्स डाउन, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू जॉइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ग्लोबली भी कितने बॉन्ड्स कैसे चल रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। पर ये क्या है, अभी ब्रेन चाइल्ड है तो इसका इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनरशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अक्रॉस की होल्डर्स, ठीक है। इतना इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने भी बॉन्ड्स वगैरह निकाले गए हैं उसमें किसके पास ज़्यादा है, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास सबसे ज़्यादा है, इंश्योरेंस वाले के पास है। फिर अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। फिर आता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज अभी हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं, अप्रैल 2022 के अंदर आज सरकार एक नियम लेकर के आती है कि से सपोज ये जो माउस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स माउस, उसके ऊपर से सपोज 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। जो समझा रहा हूँ वो मेन कॉन्सेप्ट समझो, वर्ड्स पर मत जाना। 18% जीएसटी लग रहा है, बट सरकार ये कहती है कि 2014 से हम लोग रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे और इसको 18% ना रह करके 9% से हम लोग इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 9% रहने दो, इसको आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन मांगो, बढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया, रुक जाओ। देखो इसको ये करते हैं कि 18% से बढ़ा करके यहाँ पर 38% में माउस रिट्रोस्पेक्टिव लगा दिया गया। तब रिट्रोस्पेक्टिव हुआ तो अब आप ये कहोगे कि इतना जो आगे का हो गया वो सर, तो उसकी पूरी लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, पूरी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। जैसे 18% से अगर आपने से सपोज 100 रुपये भरे थे, तो अब अगर 38% हुआ यानी ये कितना हो गया, 2 गुना और ज़्यादा, तो अब आपको 300 रुपये भरना पड़ेगा। प्रीसीडिंग जितने भी ईयर हैं वहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा। इसे कहा जाता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन यानी अप्लाइज फ्रॉम अ बैक डेट,
अप्लाइज फ्रॉम अ बैक डेट। रिट्रो यानी पीछे देखना, आपने सुना होगा ना, रिट्रो गाने सुन रहे हैं, ठीक है, तो रिट्रो यानी पीछे की डेट से अप्लाई करना, इतना याद रखो बस, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। Recently, Parliament enacted Taxation Law Amendment Act 2021 to amend Income Tax Act and Finance Act, scrapping 2012 retrospective tax law। ठीक, retrospective tax law था, उसको हमने स्क्रैप कर दिया। बैकवर्ड लुकिंग टैक्स भी कहा जाता है, रिमूव टैक्सेशन एनोमलिटीज, चार्ज कंपनीज फ्रॉम अ टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज प्रेस्ड। समझ में आ गया जो चीज़ें मैंने समझाई। ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ असेट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, ये वोडाफोन कंपनी वगैरह से रिलेटेड था। उसमें क्या था कि इंडिया में उनके असेट वगैरह होते थे, बट वो क्या कहते थे कि हमारी कंपनी तो सिंगापुर की है, तो इनका यहाँ का इंडिया का प्रॉफिट को सिंगापुर की फाइल में दिखाते थे, तो टैक्सेशन की चोरी होती थी। ठीक है, सोवरेन राइट टू टैक्स एंड इट्स लिमिट्स। राइट टू टैक्स इज अ कोर सोवरेन पावर। सोवरेन पावर का मतलब ये हुआ कि जो भी कंट्री है उसके पास खुद का पावर है कि वो टैक्स कर सकती है। ठीक है, लेवी और चार्ज टैक्स, सर्टेन लिमिट्स ऑन राइट एक्सप्लोइटेशन, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज है और बाहर की जो कंपनीज हैं, गूगल वगैरह हो गई, उनको आप एक साथ में ट्रीट करोगे। ठीक है, मॉडल बीआईटी, एक्सक्लूडिंग टैक्सेशन मेजर फ्रॉम इट्स स्कोप। तो लॉ में चेंज किया गया, नलीफाइड डिमांड राइज फ्रॉम द इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, रिफंड ऑफ एनी अकाउंट पेड इन दिस अकाउंट, ऑफशोर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग। ये देखो ये क्या है, ये कंपनी वालों का मतलब क्या है, आपको कौन सा सीए करना है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है। ट्रांसपेरेंट स्टेबल, ये आपके मेंस में चिपकाने के काम आएगा। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट का मतलब ये हुआ कि ओईसीडी बार बार ये कह रहा है कि हम लोग जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है, अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, इनके ऊपर एक अमाउंट ऑफ टैक्स फिक्स कर देते हैं। ठीक है, 2 पिलर रूल्स फॉर डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ 50% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, सभी कंट्रीज 15% टैक्स डालेंगी, बाकी का सब जाने दो। ठीक है, हाउ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क, ये सीए वालों का काम है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इन कंट्री वेयर द स्टेट रेट इज 11%, 4% का दिक्कत आएगा। ठीक है, ये कथा पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। हम क्या करेंगे कि सभी का एक 15% कर देंगे। ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की जो बात है वो भी ओईसीडी ने की थी। ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि इंडिया से ये लोग क्या करते हैं, कई कंट्रीज हैं वो टैक्स हेवन है, जैसे सिंगापुर वगैरह हो गई, वो क्या है, टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत ही कम टैक्स है। से सपोज अगर यहाँ पर इनकम टैक्स आपको 18% देना पड़ रहा है, तो सिंगापुर में आपको 2% देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या होता था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब ये हो कि सिंगापुर में दुकान ले लेते थे, इंडिया से जितना भी करोड़ों रुपए इनका आ रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा देते थे कि वी हैव अर्न्ड फ्रॉम द सिंगापुर ऑफिस। ठीक है, क्योंकि मेन ऑफिस तो हमारा सिंगापुर में है, और यहाँ पर से सपोज अगर 1 लाख के ऊपर अगर आपका 2% से टैक्स गिनोगे तो 2000 हो गया, यहाँ पर अगर वही हो गया तो 18,000 हो गया। अब ये आपने 1 लाख के उस रिस्पेक्ट में देखा, अगर आप करोड़ के उसमें रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अमाउंट कितनी आएगी, इसे कहा जाता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यानी ये जो बेस है उसको मैंने इरोज कर दिया और मेरा प्रॉफिट मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, सिंगापुर में, वहाँ का टैक्सेशन में भर दिया। ये होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कोई इतना सिंपल नहीं समझाता है। ठीक है, सो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होगा, एमएनसी जितनी भी है उन पर लगेगा। एमएनसी विद रेवेन्यू अबव 75 मिलियन एंड एम्स टू टैक्सेशन स्ट्रक्चर दैट इज रिलेवेंट फॉर अ डिजिटल एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन दैट नेशन और नॉट। समझ में आ गया पूरा। फिर 2 पिलर्स क्या हैं, बेस इरोजन एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। 193 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर कोलेबरेटिंग टू पुट एन एंड टू टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज। जो मैंने आपको बताया कि इस टाइप से ये लोग टैक्स अवॉइड करते थे। 2 पिलर्स में डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स बाय रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड एंश्योर दैट मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे अ फेयर शेयर टू टैक्स वेर एवर दे ऑपरेट। यानी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो इंडिया में भी उसी टाइप्स का टैक्स लगेगा, सिंगापुर से ऑपरेट कर रहे हो तो वही टाइप का टैक्स लगेगा। ठीक है, ग्लोब करके दिस इंक्लूड ग्लोब रूल्स। ग्लोब रूल्स आर मेड ऑफ, ये ग्लोब रूल्स इतना खाली याद रखो कि ग्लोब रूल्स हैं क्या और किसका काम है। तो ग्लोब रूल्स किसका काम है भैया, ओईसीडी का, एक मिनिमम टैक्स के लिए है, जितने भी लार्ज एमएनसी हैं उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, 15% का टैक्स की बात है। इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, इम्प्लीकेशन का मतलब ये होगा कि हमारा जो टैक्स रेट है, डोमेस्टिक टैक्स रेट है, वो ऑलरेडी अबोव थ्रेशोल्ड है। यानी अगर कोई कंपनी, सभी कंपनीज का एवरेज निकाल, सभी कंट्रीज का एवरेज निकालोगे तो 15% होगा, बट इंडिया क्या कर रहा है, 18%। तो वो क्या हो गया, अबोव थ्रेशोल्ड। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विस टैक्स एंड अदर यूनिलेटरल मेजर्स बाय 2023 सच एज इक्वलाइजेशन लेवल बाय इंडिया इंट्रोड्यूस इन 2060। इक्वलाइजेशन लेवी यानी हर एक कंपनी के ऊपर एक फिक्स रेट लगेगा। वो लार्ज इंडियन हेडक्वार्टर एमएनईज में ऑल्सो नीड टू कंपाइल विद पिलर 1 रूल्स। ठीक है, ये जब आएगा तब उसकी बात तब देखेंगे। ठीक है, अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है
मोनेटाइजेशन तो सभी को आपको पता होगा, डीमोनेटाइजेशन से हम सब सीख गए हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है पैसा प्रिंट करके छाप दो और डाल दो, ठीक है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि से सपोज आपका 1 लाख रुपए कर्ज है, ठीक है, 1 लाख रुपए सरकार को कर्ज है, सरकार को कर्ज चुकाना है 1 लाख रुपए। तो सरकार क्या करेगी कि भैया 1 लाख रुपए मैं आरबीआई से कहता हूँ, आरबीआई छाप दो तुम, और मैं मेरा जो टैक्स है वो पे कर देता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंटेड मनी, प्रिंटेड करेंसी या मनी, आप जो भी लिखना चाहोगे। तो क्या होगा कि जब भी हम करेंसी से करेंगे तो इसका मेन काम ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं चैलेंज फेंकता हूँ, इतना डीप में कोई नहीं जाएगा, भले जिसको वीडियो देखना हो देखे, ना देखना हो ना देखे, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले प्लीज़ इसको क्लियर कर लो, ठीक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा भैया वो तो हमें समझाओ। देखो इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ेगा जब भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ो आप, जैसे हमने अभी वो पढ़ा, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स पढ़ो, हर जगह एक रूल याद रख लो मेरे भाई, मेरी गांठ बांध लेना, वेन एवर मनी सप्लाई इंक्रीज इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। अब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, इसे मैं किया सेल्टोस के एग्जांपल से बताता था मेरे क्लास में, आपको भी वही एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। किया सेल्टोस से सपोज 12 लाख की आ रही है, ठीक है। अभी क्या है कि सभी के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, सभी के पास 12 लाख नहीं है, सरकार ने करे प्रिंट, इसे ये भी कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है, हेलीकॉप्टर मनी, यानी सरकार क्या कर रही है कि सबको पैसा बांट रही है, लो 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 लो, मौज करो। अब क्या हुआ कि अब सरकार ने सबको पैसे दे दिए, ठीक है, सबके पास अब पैसे आ गए। तो पहले क्या होता था कि से सपोज 12 लाख की अगर कोई गाड़ी है तो उसको खरीदने वाले कितने होते थे, हार्डली 10 to 12%, या इसे 10 से 12 लोग गिन के चलो, ठीक है, 10 से 12 लोग गिन के चलो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, यानी आपकी सैलरी बढ़ी, मनी का जो फ्लो है अकाउंट में, लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी यानी जो तरलता कही जाती है, पैसा, वो क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो पहले से सपोज मेरी 8 से 10 लाख की इनकम होती थी, अब वो मेरी बढ़ के हाइपोथेटिकल सिचुएशन 15 से 20 लाख हो गई, ठीक है। तो अगर 8 से 10 लाख की जब इनकम थी तो क्या था कि मैं अगर किया सेल्टोस लेना चाह रहा हूँ तो एक बार सोचता कि थोड़ी बहुत लोन ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ वो। अब जब 15 से 20 लाख मेरी इनकम हो गई है तो मैं क्या कहूँगा, 12 लाख निकालना इट्स वेरी इजी, चलो ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि से सपोज कि 12 लाख, हमेशा इन्फ्लेशन में डिमांड एंड सप्लाई भी याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसे ऐसे याद रख लेना। जैसे अभी नींबू का एग्जांपल चल रहा है ना, नींबू, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कंस्ट्रेंट में है, ठीक है, नींबू याद रख लो। तो अब क्या होगा, जैसे 12 लाख की गाड़ी थी तो खरीदने वाले 10 होते थे, ठीक है, खरीदने वाले 10 होते थे, तो कंपनी क्या करती थी, अगर 12-13 गाड़ी बना रही है, 10 खरीदने वाले हैं, तो सामने डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच नहीं हो रहा था, डिमांड एंड सप्लाई वो करेक्टली जो इसका जो समन्वय चलना था वो चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब गाड़ी तो कंपनी 10 बना रही है बट लेने वाले सामने 30 बढ़ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इसी को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई है वो मिसमैच होना शुरू हो गई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होना शुरू हो गई, मिसमैच होना शुरू हो गई। अब मिसमैच का मतलब ये हुआ कि अब जब 20 लोग, अब क्या हुआ कि जब डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हुआ तब क्या हुआ कि भैया 20 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, 20 लोग खरीदने वाले हैं, सामने गाड़ी 10 ही बन रही है, तो अब किया क्या करेगी कि 12 लाख की जो गाड़ी मिल रही थी उसको बढ़ा करके वो 14 लाख की कर देंगे। इसी को सेम कहते हैं इन्फ्लेशन। जब भी डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होगा, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा होगा, तभी आपका डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा और इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। सो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये है कि इंडियन फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था वो 6.8% रखा गया था, बट ड्यू टू कोरोना वो 9.3% तक भी चला गया। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो मैंने आपको बता दिया वो फाइनेंसिंग द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट अगर आपको फाइनेंस करना है, यानी अगर जो आपने लोन ले लिया है उसको वापस चुकाना है, तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जैसे इनकरिंग डेप्स, इंटरनल डेप यानी सरकार कंट्री अंदर से ले लो, IMF वर्ल्ड बैंक यानी एक्सटर्नल ले लो, एक्सपांडिंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू थ्रू मेजर्स सच एज राइजिंग टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह बढ़ा दो, बट अभी क्या कोरोना वजह से आप नहीं बढ़ा सकते। मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो, पैसा ले लो। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है
कि आरबीआई डायरेक्टली परचेसेस गवर्नमेंट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट बाय प्रिंटिंग मनी टू फाइनेंस द स्पेंडिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जब भी वो पैसा डालेगी तो पैसा कहाँ पर जाएगा, सरकार के पास, सरकार दे देगी पीपल के हाथ में, वहाँ से फिर पूरी रिसेशन वगैरह की पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। इसे हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है और यही रिसेशन का कारण भी होता है, ठीक है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रिसेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड सप्लाई का टोटल मिसमैच हो जाएगा और वहाँ से फिर आपको रिसेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। टिल 1997 ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू एडॉक ट्रेजरी बिल्स, ये कथा देखना चाहते हो आप देख सकते हो। रीजन फॉर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आप क्यों कर सकते हो, ठीक है। ये सभी ऐसे हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछा भी गया तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप वहाँ से अगर कोरिलेट करोगे तो आराम से आपका काम बन जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब ये है कि जो भी सरकार, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड, चलिए। सो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब ये है कि रोड मैप फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। एग्जिस्टिंग एसेट बेस मोनेटाइजिंग एक्सीडिंग एग्जिस्टिंग एसेट बेस प्रोसीड फ्रॉम मोनेटाइजेशन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि जो पुराना हमारे पास भंगार पड़ा है या जो पुरानी आइडियल ज़मीन पड़ी है उसको हम लोग मोनेटाइज करेंगे, यानी कुछ रेंट में दे देंगे, किसी को बेच देंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा वो हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पीरियड को टर्मिनस विद एनआईपी फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के साथ में हो जाएगा। टॉप 5 सेक्टर कैप्चर 83% ऑफ एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू, जिसमें रोड्स, रेलवेज, पावर एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया एंड टेलीकॉम सेक्टर। ये 5 में जब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि ज़्यादा पैसा रेवेन्यू वगैरह आ गया वो हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। सो एसेट और कैपिटल रिसाइकलिंग, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू इकोनॉमिक वैल्यू, जो मैंने बताया कि जो भी आइडियल चीज़ पड़ी है उसको हम लोग रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। ऑफरिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू सर्व 3 क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, अनलॉक वैल्यू फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, टेप्स प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज, क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लिमिटेड पीरियड के लिए वगैरह दिया जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर, अदर कॉम्पिटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी यहाँ पर ये लोग करेंगे। 3 पिलर पर टिका हुआ है फॉर एनहांस एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हैज़ बीन प्लान टू बी को टर्मिनस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया 2029 से लेकर के 24-25 तक ये चलेगा। कोर एंड नॉन कोर असेट वगैरह टोटल इंडिकेटिव वैल्यू यानी 6 लाख करोड़ तक का हम लोग 5 साल में, यहाँ से 3 साल के अंदर हम लोग इतना यहाँ से मोनेटाइज करेंगे। सो इट करस्पॉन्ड टू नियरली 5.4% ऑफ 111 लाख करोड़ एंड 14% ऑफ प्रोपोज्ड आउटले फ्रॉम सेंटर, ठीक है। देखो अब नेशनल सॉरी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इश्यू आ गया है विंडोज के अंदर, एक सेकेंड है। चलो आ जाओ फटाफट, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम लोग क्लोज ही कर देते हैं। नेशनल ये जो इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है उसमें ये है कि एक 111 लाख करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी सभी इसी में चलेगा, क्या कहते हैं, रेलवेज वगैरह बिल्टअप होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्टअप होगा। बट इसमें यह है कि खाली सरकार पैसा नहीं लगेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट निकालेंगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर निकालेंगे, तीनों का समन्वय होगा। तो वहाँ पर जो हमें निकालना है सेंटर का उसका 14% खाली यहीं से फाइनेंस हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स नॉट ओनरशिप, ठीक है, राइट्स दिए जाएंगे, ओनरशिप नहीं दी जाएगी, एक लाइफ के बाद में आपको वापस से रिटर्न करना होगा। ब्राउन फील्ड डी रिस्क असेट विद स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन प्रोफाइल एंड ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, जैसे मॉल वगैरह बना दिया, वो सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपेरेंट कंपीटिंग बिडिंग्स, ठीक है, अरेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मॉडल वगैरह से हम लोग क्या रहेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स वगैरह दिए गए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये इंपॉर्टेंट है और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो अभी दोनों न्यूज़ में है, खाली पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको मेन जो कोर था वो समझा दिया।
फिर आती है बात लैंड बैंक। तो लैंड बैंक का मतलब ये है गवर्नमेंट एंटिटी होगी, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ वैकेंट प्रॉपर्टी और वैकेंट लैंड और टैक्स डिक्यूलेंट प्रॉपर्टीज टू एंश्योर मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैकेंट लैंड। यानी वैकेंट लैंड का मतलब ये है कि काफ़ी सालों से खाली ज़मीन पड़ी है, ठीक है, या टैक्स किसी ने भरा नहीं, उसकी हमने ज़मीन है वो जब्त कर ली, वो सारी जितनी भी ज़मीन हैं उनका फेजिंग आउट करेगी। जैसे मैंने आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात बताई, ठीक है, तो वहीं पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये जो लैंड्स ली जाएंगी वहीं से इनको ही लीज वगैरह पर दिया जाएगा। सो यहाँ पर नेशनल जीआईएस अनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम वॉज लॉन्च, ठीक है। जीआईएस यानी हम लोग सैटेलाइट वगैरह की मदद से भी हम लोग पूरा मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने क्लस्टर्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर लैंड पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है, सभी को क्या है हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन दे देंगे कि सर ये इतनी लोकेशन है, यहाँ पर इतनी ज़मीन है, आप लोग देख सकते हैं। जीआईएस मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर लिंक टू स्टेट जीआईएस पोर्टल एंड स्टेट लैंड बैंक्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड कनेक्टिविटी वगैरह। जैसे मैंने कोई लैंड दे दी बट वहाँ से रेल की फैसिलिटी कैसी है, रोड की कैसी है, वैसे। नीति आयोग का न्यू इंडिया @75, उसमें भी हम लोग जीआईएस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। प्री अप्रूव्ड लैंड बैंक्स वगैरह की भी वहाँ पर बात की गई थी। फिर आता है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका मतलब ये होता है कि सरकार अगर आपकी प्रॉपर्टी को ले रही है, आपकी लैंड को एक्वायर कर रही है, तो आपको जो कंपनसेशन है वो अच्छे से कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी टू मैप एस्टिमेट कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नई इंडस्ट्री लग रही है तो उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की जो आजू बाजू की जो पब्लिक रह रही है उसके ऊपर क्या फ़र्क वगैरह पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट इन except in case of urgency or for irrigation project where an environmental impact assessment is required. Rehabilitation and resettlement to provide to people affected by acquisition, यानी से सपोज अगर एक्वाजिशन हो रहा है, कोई आजू बाजू की पॉपुलेशन है, तो उसके लिए आपको भी पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा। कंपनसेशन फॉर द ओनर्स, मैंडेटरी कंसेंट ऑफ 80%, ठीक है, एटलीस्ट 70% ऑफ द लैंड ओनर्स का आपके पास कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। 70% ऑफ लैंड ओनर्स फॉर एक्वायरिंग public private partnership project and 80% for acquiring land of private companies, ठीक है। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्ट इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें। डिसइन्वेस्टमेंट कैन लीड टू, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आप खाली सिंपल पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर आती है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात का मतलब ये होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे जो ग्रोथ हो रहा है उससे कोई भी वंचित ना रह जाए। इंक्लूसिव का मतलब ये है सबका साथ सबका विकास, इतना सिंपल याद रखो बस। सो नीति आयोग ने रिलीज फर्स्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब ये है कि जो लोग भी गरीबी में जी रहे हैं वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं है, सारे डायमेंशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि जैसे ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसी टाइप से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो कौन निकालता है वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब पॉवर्टी डिकोडेड, पॉवर्टी कोज किसकी वजह से होते हैं? लो सेविंग, लो डिमांड, पॉपुलेशन ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम, रीजनल इनइक्वालिटी, क्लाइमेटिक फैक्टर, हाई इलिटरेसी यानी पढ़े लिखे कम है, कास्टिसिज्म, वनरेबल ग्रुप, ओवर रेजिलेंस और एग्रीकल्चर, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, खाने पीने में, दारू में, पढ़ाई में या एजुकेशन वगैरह में आपने यूज़ कर दिया। मेडिकल में सबसे ज़्यादा आप लोग देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में भी हम लोग ये लाइन लिखते हैं कि पॉवर्टी कोज करने का मेन फैक्टर हेल्थ रिलेटेड डिजीज वगैरह भी था। कैन लीड टू, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? फूड इनसिक्योरिटी होगी, सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन होगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह रहेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ये जो यूएनडीपी का, मैं ही आपको बता देता हूँ, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाल करके लाती थी। वो भी तीन पहले डायमेंशंस होंगे, फिर उसके अंदर बाकी के इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है। अब जो नीति आयोग निकाल करके लाई है उसमें एक इंडिकेशन है वो सबसे ज़्यादा, एक इंडिकेशन है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। वो अभी मैं बता देता हूँ कौन सा इंडिकेटर है। तो पहला लाए हैं यूएनडीपी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, वो देख लो, ये अप्रैल में कई बार पूछा भी जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। इनजस्टिस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी वगैरह को कम करना है। एसडीजी को अचीव करने के लिए हमें यही सारी चीज़ें करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग,
क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंट और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 से लेकर के ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो ये फ्लैगशिप निकालते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हेड काउंट और इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 मैक्रो डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एमपीआई वैल्यू 0 से 1 तक दी जाती है एंड इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन द थर्ड और मोर ऑफ 10 वेजेड इंडिकेटर द ग्लोबल एमपीआई इंडिकेट्स दैट एमपीआई इज पुअर, ठीक है। यानी ये जो कंट्री है वो पुअर है। यहाँ ये जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं वो ये इतना याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पॉवर्टी हेड काउंट बाय इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी हेड काउंट का मतलब यानी कितने लोग हैं पॉवर्टी के अंदर, बाय द इंटेंसिटी यानी कितनी पॉपुलेशन के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करके लाया जाता है। इंडिया वॉज रैंक 62 आउट ऑफ 109 विथ एमपीआई ऑफ 0.123% यानी 27.9% पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये मेंस में चिपकाना ही है, इंपॉर्टेंट है। एमपीआई इज डिग्रेडेड बाय एथनिसिटी ऑफ रेस, बाय कास्ट, जेंडर वगैरह। टॉप 5 कंट्रीज विथ एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया भी हमारा आता है, ठीक है। टॉप 5 में इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी नीति आयोग जो लाया है, ठीक है। द मेजर डिफरेंस फ्रॉम ग्लोबल एमपीआई नेशनल एमपीआई इज द इंक्लूजन ऑफ 2 एडिशनल इंडिकेटर, एंटीनेटल केयर एंड बैंक अकाउंट अंडर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी जितने डायमेंशन वो लोग करते हैं उसमें से 2 हमने ऐड किए। एंटीनेटल केयर का मतलब ये होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, इन्फेंट्स, उनकी केयर कैसी चल रही है और बैंक अकाउंट कितने खुले हैं उससे रिलेटेड, बेस्ड ऑन द रेफरेंस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उससे ऊपर। आगे ये जो मैंने बताया था ये किसका है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड वाला का, और ये है इंडिया का है, ठीक है। सो की फाइंडिंग्स क्या है, नेशनल एमपीआई, ये सभी याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में चिपकाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुअर है बिहार ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, फॉलोड बाय झारखंड, उत्तर प्रदेश। लोवेस्ट पॉवर्टी स्टेट्स केरला विथ पॉपुलेशन इज पुअर, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। अर्लियर अटेम्प्ट्स भी होते, दादा भाई नौरोजी का एग्जांपल लिखते हैं, ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, यानी आज़ादी से पहले। फिर बॉम्बे प्लान आ गया, फिर ये जितनी भी कमिटीज है वो आपको मेंस के लिए लिखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि कैसे जो लास्ट तबक्के का पर्सन है, ठीक है, द पर्सन स्टैंडिंग एट द लास्ट रो इज ऑल्सो हैविंग एन एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उन सब की के पास बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक जोक भी चला था कि एक भिखारी ने किसी से पैसे मांगे तो उसने ये कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, तो भिखारी ने अंदर से पीओएस मशीन निकाला कि भैया लो इसमें स्वीप कर दो और मुझे भीख दे दो। इसे कहा जाता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी के पास क्या है, बैंकिंग की फैसिलिटी है, ठीक है। तो एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी 3 टर्म्स याद रखना, ये हमें मेंस के अंदर चिपकाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जितना भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सर्वे हुआ था 19 से लेकर के 24 तक। कैन बी एनहांस्ड बाय, यहाँ पर बोल बचन लिखे हुए हैं, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। देयर आर 3 बोर्ड पैरामीटर्स, किसका ज़्यादा वेटेज है वो याद रख लो। तो भैया यूसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी आपने क्या कर दिया, बैंक में अकाउंट खुला दिया। अकाउंट खुलाने से कुछ नहीं होगा, उस अकाउंट को वो क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कि वो पैसा ले रहा है, जमा करा रहा है, वो चीज़। और दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी, कि वो अगर एटीएम की लाइन में अगर खड़ा है और 4 घंटे बाद उसका टर्न आ रहा है, तो ये क्या है, क्वालिटी डिग्रेड है। वो तुरंत गया और तुरंत उसको पैसे मिल गए, या अगर वो पैसे उठाने गया मशीन वगैरह बंद है, तो ये भी क्वालिटी क्या है, डिग्रेड है। सो द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स डज नॉट हैव अ बेस ईयर रिफ्लेक्टिंग कम्युनिटिव इफेक्ट। ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जीडीपी, सीएसओ वगैरह के जितने भी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर हर जगह हम लोगों के पास क्या है, बेस ईयर होता है, बट यहाँ पर बेस ईयर नहीं है, थोड़ा याद रखिएगा। सो अदर इनिशिएटिव्स क्या है वो थोड़े देख लेते हैं। बाय आरबीआई नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 2024 तक 5 साल का एक है। एक्सपांड, कन्वर्जेंस वगैरह सारी चीज़ें। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी जो इलिटरेट पर्सन्स हैं या जिनको बैंक के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनको भी हम लोग एजुकेट वगैरह करेंगे। बाय गवर्नमेंट जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा, अटल पेंशन बीमा, जनधन योजना, ये सारी चीज़ें हमने बहुत रट्टा मार के पढ़ी है, थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा।
ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना का परफॉर्मेंस इन लास्ट 7 ईयर्स, ये मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हो भी बहुत वुमेंस को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। यहाँ से मोर देन 0.5% आर वुमेंस, जितने भी अकाउंट खुले उसमें से आउट ऑफ देम 86.5% अकाउंट्स आर ऑपरेटिव, यानी ये क्या हो गया, यूसेज के अंदर आ गया। 2/3 ऑफ द अकाउंट आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया विथ नियरली 5 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, एक्सेस की बात हो गई। ठीक है, जन धन दर्शक ऐप, इसका मतलब ये होता है सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म फॉर लोकेटिंग बैंकिंग टच पॉइंट्स, यानी बैंक ब्रांच कहाँ पर है, एटीएम कहाँ पर है, बैंक मित्र कहाँ पर मिलेगा, वो सारी चीज़ें। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो सिंपल चीज़ है। आप आईएएस बनने जा रहे हो, ठीक है, कोई बैंक वगैरह के एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। आपको इतना याद रखना है कि जब किसी के पास बैंक अकाउंट होगा तो जितनी फैसिलिटी आप डीबीटी से लगा करके पूरी जितनी भी आप वेब बिल्टअप करोगे, वो बिल्टअप करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट आपके पास क्या होना चाहिए भैया, आपके पास अकाउंट होना चाहिए बैंक का, तभी तो आप डीबीटी करोगे ना। मैं ये कहता हूँ कि मुझे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, फिर आप ये कह दो कि सर मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो हो गया कबाड़ा भैया, कहाँ से मैं डीबीटी दूंगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, एक बार बैंकिंग के अंदर आया तो जितनी फैसिलिटी आपको मिलती है वो सभी गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, बस इतनी बात है। फिर की कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन फिजिकल पॉलिसी। सो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो यानी आपका कितना कर्ज है और आपकी जीडीपी का अमाउंट कितना है। यानी ये सिंपल आप अपने तरीके से याद रख लो कि 100 रुपये आपकी कमानी है और आपका से सपोज आपका जो खर्च है वो 90 रुपये है, 100 रुपये आपकी इनकम है, तो 100 रुपये आपकी जीडीपी हो गई, जो आपका 90 रुपये है वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। बट सेम चीज़ अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और 300 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये आपका क्या हो गया, डेप्थ हो गया। ठीक है, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। एफआरबीएम की उसमें ये कहा गया है कि सेंटर टू बी बोट डाउन 40% एंड स्टेट्स का है वो 20%। बट अब अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो जो सेंटर का है वो नियरली कुछ 50% के लमसम चल रहा है और स्टेट्स का भी लमसम 40% के लमसम चल रहा है। ठीक है, उसको डाउन करने की बात है। फिर फिजिकल डेफिसिट, सिंपल सा याद रख लो, आप कितना कमा रहे हो, ठीक है, कितना आपका खर्च हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीव प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर रिसिप्ट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कैसे होगा, कॉस्ट बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी 100 रुपये कमा रहे हो, 150 रुपये का खर्च कर रहे हो। ठीक है, लो रेवेन्यू रियलाइजेशन यानी आपको फिर पता चला कि पैसा तो मेरे पास बहुत कम आने वाला है बट मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। लोअर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज। ठीक है, अनप्रेसिडेंट इवेंट्स लाइक कोविड-19 कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिमांड क्रिएशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो क्या है, फिजिकल डेफिसिट आप जैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हो तो यहाँ से क्या है, डिमांड क्रिएशन होगा, जॉब्स वगैरह बढ़ेंगी, डिमांड क्रिएशन होगा। क्राउडिंग क्राउड्स आउट इन्वेस्टमेंट, समझ में आ गया, क्राउड आउट यानी जो पैसा बैंक को इंडिविजुअल को देना था वो सरकार को देना पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डेब्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, आपने आज लोन लिया, उसको चुकाने के लिए कल और लोन ले लो तो क्या हो रहा है, एक जो आपका लोन है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, हायर इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा। फिर एक ही ये है स्ट्रेटेजिक नॉन सेक्टर बाइफर्गेशन, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो सरकार ने अपने लिए रिजर्व किए हैं, उसमें 4 है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, वो खाली थोड़ा है, याद रख लीजिएगा। आईटीआई ई द्वार ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एपेलेट का मतलब ये होता है कि एक बार किसी ट्राइब्यूनल ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद उसको चैलेंज करना है तो आप एपेलेट में जाओगे बाय वे ऑफ एप्लीकेशन। फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम, इसका मतलब ये होता है कि की मैनेजमेंट और आपका कहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मतलब ये होता है कि आपको एडिशनल ग्रांट्स दी जाती है, ये भी अंडर आर्टिकल 150 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फिर जीनी कोएफिशिएंट है, जीनी कोएफिशिएंट है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटीज़ के बीच का एक खाली ग्राफ बताया, लॉरेंस कर्व भी है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। के शेप्ड रिकवरी का मतलब ये होता है कि पहले आपकी इकोनॉमी रिकवरी हुई फिर वापस से डाउन चली गई, फिर क्या, ये कितनी टाइप की रिकवरी है वो थोड़ा देख लीजिएगा, के शेप रिकवरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। ठीक है, इसके बाद अभी सेकंड शुरू करता हूँ। बाकी यहाँ पर 11 कॉन्सेप्ट जैसे हैं, इसमें से जो 3, 4, 5 है ना, 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 6, 7, 8 है, बट फिर क्या है 9, 10, 11 और वो सभी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो सभी मेंस के मेन टॉपिक हैं। प्रीलिम्स का वहाँ पर बहुत कम मसाला है, इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं और हर बार एक फंसता ही है। जीडीपी से क्वेश्चन फंसेगा, फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन फंसेगा, इन्फ्लेशन से फंसेगा, रेवेन्यू
से फंसेगा, रेपो रिवर्स रेपो से फंसेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से फंसेगा, चैलेंज फेंक देता हूँ, फंसेगा फंसेगा फंसेगा। ठीक है, सो होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। इफ यू ऑल वांट सम क्लासेस टू बी टेकन बाय मी, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक के करो। जय हिंद, जय भारत।